नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे। टेस्ट नंबर ये 7 था। 7 इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में 60 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाई प्रश्न नंबर 61 देखो। कांगू चोटी किस कांगू चोटी किस हिमालय का भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तराखंड हिमालय या सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है या कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हिमालय। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 62। निम्न कथनों पर विचार करें। मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति है और लैंसडाउन नगर जो पर्वत नगर है वो सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। सत्य कथन आपको चुनना है, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर। देखो जो मोनपा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये बात तो गलत हो गई। जो लांसडाउन पर्वत नगर है ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है, ना कि सिक्किम हिमालय में। ठीक है, ये दोनों बातें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। जब मुख्य नदियां एक दूसरे से के समांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनसे संपूर्ण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा कहते हैं, ना कि वृक्षारूप, वृक्षा प्रतिरूप, वृक्षाकार। ठीक है, जालीनुमा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या, ये बात क्या गलत हो गई। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में सर्जित होती है तो ऐसे प्रतिरूप को अरी प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्री, क्या है, अभिकेंद्री, यानी एक बिंदु पर मिलती है, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं, ना कि अरी प्रतिरूप। तो दोनों बातें क्या है, गलत है, लेकिन आपको सत्य कथन बताना था, इसलिए भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 63 का डी आंसर। ठीक है, कोई बात इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64। निम्न कथनों पर विचार करें। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह ध्रुवणी कहा जाता है। अच्छा, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी ध्रुवणी कहा जाता है। ठीक, अगला क्या है, जल संभर के क्षेत्र आकार के आधार पर भारतीय अपवाह ध्रुवणियों को 4 भागों में बांटा गया है। आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, इसका असत्य कथन बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका केवल इसका 2 क्या है, असत्य। ऑप्शन नंबर इसका 64 का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर इसका हो जाएगा। ओके भैया, ठीक है। देखो बड़ी नदियों के जल जल क्या दिया है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर नहीं, बड़ी नदियों को नदी द्रोणी कहते हैं और छोटी को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है, ये उल्टा दे दिया है। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर इसका बी क्या असत्य है, बाकी ये दोनों सत्य है। ठीक है, ये दोनों सत्य है, ये असत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र, जो जल ग्रहण एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको नदी द्रोणी कहते हैं और छोटी को जल संभर कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, सभी लोग जो व्यक्ति पहली बार जुड़े हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट के, प्रश्न नंबर 65। निम्न कथनों पर विचार करें। शिगार और गास्टिंग ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियां हैं। क्या जो शिगार और गास्टिंग है वो ब्रह्मपुत्र नदी की नदियां हैं? ठीक है, नहीं, ये सिंधु नदी की, किसकी है, सिंधु नदी की भैया है सहायक नदियां, ना कि ब्रह्मपुत्र। ये बात गलत हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती हुई, सादिया कहाँ, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में। तो ये बात जो है ये भी गलत है। क्यों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सादिया के यानी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम भारत में पेश करती है ना, पहले अरुणाचल प्रदेश पेश करती है, यानी कि भारत में अरुणाचल प्रदेश जिले से प्रभावित होती है। सबसे पहले जो है ना तिब्बत के भैया, तिब्बत से निकलती हुई है अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है। इसके बाद असम जाते हुए फिर यहाँ पर बंगाल में जाती है, जहां पर बंगाल में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। कामेग और मानस ब्रह्मपुत्र की नदी में बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। आपको असत्य कथन बताना है, जिनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर 65। ठीक है, सभी तीनों क्या है, असत्य है, सभी तीनों असत्य है, क्योंकि ये बाएं तट पर ना मिलकर ये दाएं तट पर मिलती है। वहां पर मिलती है दाएं तट पर। ठीक है, कामेग और मानस ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन ये दाएं तट पर मिलती है, ना कि बाएं तट से। अगला है प्रश्न नंबर 66। चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? रामगंगा, महानंदा और कामेग और शारदा। प्रश्न नंबर 66, चाय
ठीक है, शारदा नदी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार करें। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो भरत पूजा है, ठीक है, ना कि पेरियार नदी। पेरियार नदी को नानी के नाम से भी जाना जाता है। भरत पूजा जो सबसे बड़ी नदी है उसको नानी के नाम से जाना जाता है। आपको असत्य कथन बताना था, इसमें दोनों बातें क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 68। आपको ज्ञान करना है। सेतरु निजी नदी है, अच्छा है, क्या पूछा गया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, भद्रा और वामसाधरा नदी, ढाढर, कालिंदी, पिन्नर और पालार नदी। पश्चिम की ओर यानी कि ये वो अरब सागर में गिरती है, वो आपको पहचानना है इनमें से प्रश्न नंबर 68, ठीक है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3, 3 आपको पूरा पूरा बहती है, ठीक है, और 7 भी बहती है और 6 भी बहती है, यानी कि 1 हो गया आपका, 1 2 हो गया, ये हो गया 1 2 और फिर 4 हो गया, 4 का 5, ये नदियां पश्चिम की ओर में बहती है। अगला है प्रश्न नंबर 69। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान राज्य है। बारदोली छीड़ा, काल बैसाखी, आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, सही युग्म का चयन करें। काल बैसाखी कहाँ है, काल आम्रवर्षा कहाँ होती है, आम्रवर्षा, ठीक, आम्रवर्षा जो होती है वो केरल और कर्नाटक राज्य में होती है, ना कि तमिलनाडु। क्यों, केरल और कर्नाटक राज्य, ठीक है। बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा कहाँ की, बारदोली छीड़ा ये असम, कहाँ पर, तो पहले ये बताओ सही युग्म, आप ये सही कथन पहले बता दो भाई, ठीक है। तो 2 और 4, 2 और 4 क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी। जो काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में भी चलती है, पश्चिम बंगाल में भी चलती है, पर भी आप नहीं जाने लगे, ठीक है। बादल छीड़ा असम हो गया और आम्रवर्षा वो केरल और कर्नाटक हो गया। तो भैया फूलों वाली बौछारें केरल में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। वो दोनों क्यों गलत है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला है प्रश्न नंबर 70। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, और तंडित झंझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं। सत्य कथन का चयन करें। ठीक, तो ये दोनों बातें क्या है, सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका 70 का सी हो जाएगा सही है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 71। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। ये बात मुझे गलत बोल जा रही है, क्योंकि समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि नहीं, कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ना कि वृद्धि पाई जाती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पहला तो इसमें गलत हो गया, ठीक, और ये दूसरा भी क्या है, 71 का जाएगा बी आंसर, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न नंबर 72। मानसून के निर्वतन की ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान घटने लगता है। मानसून के निवर्तन, ठीक है, यानी लौट रहा है, इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान घटने लगता है। क्या ये बात सही है, ठीक है। तापमान क्या घटता नहीं है, तापमान बढ़ता है, ना कि घटता है, ये बात गलत हो गई। इस ऋतु में उत्तरी भारत में सूखा, जबकि प्रादीपीय के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, ठीक है। एकदम बात ये सही कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 73। निम्न कथनों पर विचार करें। नीम, खेजड़ी और पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये कांटेदार नहीं, ये है आपके आर्द्र पर्णपाती वन की, आर्द्र पर्णपाती, ठीक है। तो आपको आप क्या है, सेमल, कुसुम और चंदन शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पति। अच्छा एक मिनट, आपको असत्य कथन बताना था भाई। नंबर 73 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी आंसर। बी क्या असत्य है, सेमल, कुसुम और चंदन ये शुष्क पर्णपाती नहीं, ये आर्द्र पर्णपाती बनती है, ठीक, ये बात सत्य है भाई। एक मिनट, ये बात आपकी सत्य है, ठीक है।
जो एकता ये आपकी सत्य है, ये आपके उसमें कांटेदार हुआ नहीं है, फ्लास्क, खिचड़ी और नीम। ठीक, और ये टू आपका गलत है, क्यों? क्योंकि ये है आपके आदि प्रपाती असत्य कथन, क्योंकि आपको बताना था प्रश्न नंबर 73 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 74। इसमें डाउट नहीं होना। निम्न कथनों पर विचार करें। नीलगिरी जीवमंडल निचय भारत का पहला जीवमंडल निचय है। क्या जो नीलगिरी है वो भारत का पहला है? अच्छा। साइलेंट वैली की और सिद्धवानी पहाड़ियां अगस्त मंडलाई जीवमंडल का निचय है। असत्य कथन को आपको चलना है। प्रश्न नंबर 74 बताएं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। क्यों? क्योंकि जो साइलेंट वैली नहीं, जो सिद्धवानी पहाड़ियां अगस्त मंडलाई जीवमंडल ये नीलगिरी से संबंधित है, ना कि साइलेंट वैली से। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75। रोडेंड्रान सिल्वर जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय है या उष्णकटिबंधीय कांटेदार है या फिर पर्णपाती है, ये पर्वतीय है, ये पेंचाली व अनूप वन। प्रश्न नंबर 75 जगह पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76। नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं? नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं? ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था में। कब? प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न संघ की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले शंकु बनाते हैं। ये बात सत्य है। आपको असत्य कथन बताना था, इनमें कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 78। योकोहामा रणनीति संबंधित है। योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है भाई? प्रश्न नंबर 78। ठीक है, ये है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 79। निम्न कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का क्रम क्षोभ मंडल नहीं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, ना कि मंडल। ये बात गलत हो गई। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, बिल्कुल बात सही है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुव और विषुवत रेखा पर अलग अलग पाई जाती है। समताप मंडल है, समताप मंडल में के ऊपर, ठीक है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आपका हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर, ठीक है, हो जाएगा वायुमंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, फिर ऊपर इसके। चलो भाई लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और समताप मंडल ध्यान देना, जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 80 है। वन्य जीव प्राणी अधिनियम पारित हुआ। वन्य जीव प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ? 1971, 72 या 73 या 74। तो 1972 में पारित हुआ था। तब 1972। प्रश्न नंबर 81। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में उत्पादन सीटू लागत को संदर्भित करता है। ठीक है, अब बताओ। ए बी सी डी। बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, भाड़े के श्रम को, पट्टे पर दी। ठीक है, इसका जो मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन में इसका सी होगा। किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत को बताता है सीटू विभाग। ध्यान देना। प्रश्न नंबर 82 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन का अपना स्वयं का शोध करता है या अनुसंधान करते समय मूल्यवान रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर विचार करता है। आपको इनमें से सही कथन बताना है। 82 ए बी सी या डी। ठीक है, तो 82 का ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा सही हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। यानी 1 और 3 सही है, 2 इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अक्सर रक्षा के दावोस के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रयासों को सुविधाजनक बनाना है और सम्मेलन में केवल यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं। तो में से
कौन से कथन इसके सत्य हैं? प्रश्न नंबर 83। ठीक है, इसमें केवल एक इसकी बातें सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए है क्या? सत्य है, और ये दोनों गलत बातें हैं। अगला है प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट प्रणाली सप्ताहांत पर काम नहीं करती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि निधि अंतरण छोटे और बड़े दोनों मूल्यों के लेन देन के लिए उपयुक्त है। तत्काल भुगतान सेवा के तहत न्यूनतम लेन देन राशि 2 लाख रुपए है। इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? नंबर है 84। ठीक है, 84 करके इसमें भी केवल क्या है? पहला ही सत्य। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 85। सागर आकलन दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, प्रश्न नंबर 85। 85 में आप लोग किधर जा रहे हो? 85। ठीक है, 85 में सागर आकलन दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है भाई 85 का। इस दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के रसद प्रदर्शन का मानचित्रण और बेंचमार्किंग करना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसके संबंध में सही कथन। अगला है प्रश्न नंबर 86। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया? पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 87। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? प्रश्न नंबर 87। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? देहरादून में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, देहरादून में किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 88। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए, बी, सी या तो डी। ठीक है, तो गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 89। हाल ही में इस राज्य में कुमरोवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। कुमरोवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ठीक है, तो तेलंगाना राज्य में। कहां पर? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 90। इस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार, असम या नागालैंड या मेघालय? कहां पर? असम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 90 का सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 91। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कल की धाम मंदिर का आधारशिला रखी? कल की धाम मंदिर की आधारशिला कहां पर रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी के द्वारा? ठीक है, तो आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 93। जंगली जानवरों की प्रवासी जातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS 14 के पक्षकारों की सम्मेलन की 14वीं बैठक कहां संपन्न हुई? समरकंद, अशकाबाद या ढाका या नई दिल्ली? ठीक है, तो समरकंद। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94। ई जागृति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई जागृति पोर्टल के बारे में आपको विचार करना है। नंबर है 94। ठीक, यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है और इस पोर्टल को ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सभी स्तरों पर एक सरल, तेज, लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो इनमें से सभी बातें क्या है? सत्य है। ये चारों बातें सत्य है। अगला है प्रश्न नंबर 95। नागी पक्षी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। नागी पक्षी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित विचार करना है आपको। बिहार सरकार जमुई में 3 दिवसीय नागी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करेगी।
नागी पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यह महोत्सव प्राकृतिक जीवन का समर्थन करेगा। आपको इसमें सही कथन बताना है नागी पक्षी। ये तीनों बातें क्या है? सत्य है। तीनों बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला। मिलन नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? मिलन नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम, कोचीन, पारादीप या बरमुगुआ। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। EIU की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी या नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही, नॉर्वे। अगला है प्रश्न नंबर 98। चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। यह एक वचन पत्र की तरह जारी किया गया एक बांड है जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा और खरीदार या आदाता का नाम नहीं होगा। अच्छा, नाम नहीं होगा? क्यों नहीं नाम होगा भाई? एक बात गलत हो गई। चुनावी बांड केवल व्यक्तियों द्वारा खरीद सकते हैं, ये बात एकदम सत्य। ऑप्शन नंबर इसका 98 का बी आंसर हो। नहीं, एक मिनट, नहीं, सत्य कथन, एक मिनट, ये गलत हो रहा है। इसका ए होगा भाई, चुनावी बांड में नाम नहीं होगा। भाई इसका इसका आंसर ए होगा भाई। ठीक है, क्या होगा? एक मिनट भाई, 98 में ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ए सही है, सही कथन, केवल एक सही है इसका। ठीक है, केवल एक सही है, ये गलत है भाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका एक वचन पत्र की तरह जारी किया गया है एक बांड है जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा, खरीदार आदाता का नाम नहीं होगा। ये हाँ, ये बात सही है, तो इसका गलत है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, 99 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल ने। किसने? सुमित नागल ने जीता। तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 100। अलास्का पॉक्स रोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये जूनोटिक वायरस है जो मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। यह एक राइनो वायरस है। राइनो वायरस से भी तो मेरी सर्दी जुकाम होता है, ये बात गलत है। यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये बात सही है। 1 और 3 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 40 क्वेश्चन। लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।